हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा गॉस लॉ का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम पहले जो है आपको गॉसियन सरफेस का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करें और पहले के लेक्चर आप जरूर देख लेना। तो लिखिए गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए, हमने गॉस लॉ को कराते समय आपको बताया था कि एक तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें जो है हमको इलेक्ट्रिक जो मेन इसका यूज है वो ये होता है कि हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है। अब आपने एक गॉस लॉ सभी सरफेस पर वैलिड है। ये चीज हम आपको ड्राइव करके बाद में दिखाएंगे। यानी ये सभी सरफेस का मतलब यहाँ हम सरफेस चाहे आप सिमेट्रिकल बना लें, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और इसको हम सेंटर पर रखे स्फेरिकल भी बना सकते हैं। ध्यान रखना, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल भी बना सकते हैं। तो हम चाहे ये सरफेस बनाएं और चाहे ये सरफेस बनाएं, दोनों पर ही गॉस लॉ वैलिड है। लेकिन हम यूजफुल नहीं है। यूजफुल न होने का मीनिंग है कि हमारा जो काम है गॉस लॉ का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेपरेट होगा और यहाँ से डिस्टेंस आर इक्वल है, इसलिए हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब सेम होगा तभी हम इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं और तभी उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि गॉस लॉ जो होता है वो जो टूल है वो वैलिड तो सब पर है लेकिन यूजफुल नहीं है। तो नोट करें आप, इस ऐसे हम सरफेस को जो प्रॉपर चैनल में बनाते हैं इसी को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए ए गॉसियन सरफेस इज एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस। अ गॉसियन सरफेस इज एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस in 3D space. A Gaussian surface is an arbitrary closed surface in 3D space through which flux or vector field वेक्टर फील्ड के ब्रैकेट में लिखें ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, कॉमा लगा के मैग्नेटिक, यानी ये सभी कैलकुलेशन हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल थ्रू विच फ्लक्स और वेक्टर फील्ड के ब्रैकेट में लिखें ग्रेविटेशनल कॉमा इलेक्ट्रिक लिख दो, कॉमा मैग्नेटिक, ब्रैकेट के बाहर लिखें इज कैलकुलेटेड। यानी जो गॉसियन सरफेस है उससे हम जो है वो फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए ना? एग्जाम्पल लिखें गॉसियन सरफेस का, स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब। हमारे यहाँ ज़्यादातर डेरिवेशन जो करे गए हैं उनमें जो हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सरफेस लिए हैं, वैसे क्यूबिकल से भी होते हैं ड्राइव कुछ जगह। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखें नीचे। देखो, नंबर 1, इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस। इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा ये गॉस लॉ का जो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, इसलिए सरफेस क्लोज ही होना चाहिए, उसी के लिए वैलिड है। इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस सो दैट ए क्लियर डिस्टिंक्शन कैन बी मेड, सो दैट ए क्लियर डिस्टिंक्शन can be made between points that are inside, comma on, फिर comma outside the surface. It should be closed surface so that a clear distinction can be made between points that are inside, comma on, comma outside the surface. यानी आपने जब कोई गॉसियन सरफेस बनाया है तो इसमें हमें कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, तो इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन हो कि पॉइंट अंदर है, इसके ऊपर है या बाहर है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमें फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सेकंड पॉइंट, सरफेस मस्ट पास
the point surface must pass the point where the field is to be calculated. Surface must pass the point where the field is to be calculated. हमें जिस पॉइंट पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है उस पॉइंट पर उस सरफेस को पास कराना पड़ेगा. सरफेस मस्ट पास द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. थर्ड पॉइंट, ये बोर्ड में आते हैं प्रॉपर्टीज, इसलिए ध्यान रखना. फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस. फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस and constant in magnitude. Field should be normal to the surface or parallel to the surface and constant in magnitude, so that E dot ds, ऐसा है ना कि डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो थीटा आएगा ना थीटा. अगर थीटा बार बार बदल रहा होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर नहीं ले सकते हैं. इसलिए या तो थीटा 90 हो तब तो ये 0 ही हो जाता है, या 0 हो 180 हो, ठीक है ना. और ई कांस्टेंट होना चाहिए जिससे इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाए. ठीक, तो आपने लिखा होगा फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड सो दैट ई डॉट ds ये लिख लेना, ये हमने बनाया सिंबल. ई डॉट ds कैन इजिली बी कैलकुलेटेड. ई डॉट ds कैन इजिली बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट. गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज. हाउएवर surface can be passed through a continuous charge distribution. However, the surface can pass through a continuous charge distribution. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है तो सरफेस इसके ऊपर से पास नहीं होगा. ठीक, अगर डिस्क्रीट है चार्ज, जैसे ये लाइन चार्ज होता है तो इससे ये सरफेस को ऐसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इससे पास करा सकते हैं. लेकिन ये पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास नहीं होगा सरफेस. इसमें लिखिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लगा के वेक्टर लगा देना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज. डिस्क्रीट समझते होंगे ना, जैसे +2 है +3 है, कंटिन्यूस नहीं है. ब्रैकेट में लिखे हैं इसके, एज यू गो क्लोज टू द चार्ज. एज यू गो क्लोज टू द चार्ज field grows without any bound. As you go close to the charge, field grows without any bound. ठीक है ना. यानी कि जो चार्ज होते हैं ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके एकदम पास में, क्योंकि चार्ज कैसा होता है पॉइंट चार्ज, इसके एकदम पास में फील्ड डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ एकदम से फील्ड क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डाउन हो जाएगा. समझ गए ना ये बात. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट नोट करें. अब हम गॉस लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. ये हमने गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी और गॉसियन सरफेस लगाया था. अब गॉस लॉ के रिलेशन में हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं. तो लिखें गॉस लॉ का प्रॉपर्टीज. ये लिख दो ऊपर, कॉन्सेप्ट अबाउट गॉस लॉ. लिखिए नंबर 1. देखिए, गॉस लॉ इज ए पावरफुल टूल. गॉस लॉ इज ए पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेटिंग. गॉस लॉ इज ए पावरफुल टूल
फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई लिख दें, ई के ऊपर वेक्टर लगा दें, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Gauss law is a powerful tool for calculating electric field intensity in case of symmetrical charge distribution by choosing a proper Gaussian surface. Gaussian surface proper होना चाहिए. By choosing a proper Gaussian surface in such a way that E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E पर वेक्टर लगा देना, E इज ईदर पैरेलल टू, ये बात आप लिख चुके हैं और समझ गए होंगे गॉसियन सरफेस में, E इज ईदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल में एंटी पैरेलल भी चलता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द वेरियस फेसेस, जो गॉसियन सरफेस लेंगे उसके जो फेस होंगे अलग अलग, उनके या तो पैरेलल हो वहां पर फील्ड या परपेंडिकुलर हो, क्या लिखा, इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द वेरियस फेसेस। ठीक, अब जरा सेकंड पॉइंट पर आए, देखिए जो ये गॉस लॉ का जो ये फार्मूला है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है कंडक्टिंग, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर, और इसके अंदर चार्ज भी नहीं है, ठीक है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर यहाँ पर, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखें, इफ E इज इक्वल टू जीरो देन Q इज इक्वल टू जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फिर वहां चार्ज भी नहीं है, लेकिन अगर Q इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो है तो ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट भी जीरो। तो पहला पॉइंट नोट करें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देन Q इज इक्वल टू जीरो, बट इफ चार्ज इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट भी जीरो। अब जरा बात समझें, अगर Q जीरो होगा गॉस लॉ में तो इसका मतलब है कि E डॉट ds भी जीरो होगा, ठीक है ना, यहां पर जीरो डाल दें, अगर ये Q जीरो है तो E डॉट ds जीरो होगा, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो होगा, यहां जीरो डालें Q तो फिर E डॉट ds जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की गारंटी नहीं है। क्यों? ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ds से 90 डिग्री पर हो तब भी E डॉट ds जीरो हो जाएगा। और एक बात समझ लें जरा, देखिए ये डाइपोल है, एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q, डाइपोल होता है ना, अगर हम ये गॉसियन सरफेस बनाएं, क्लोज सरफेस बना लिया कोई, ठीक, अब क्योंकि गॉस लॉ तो सभी पर वैलिड है, ठीक है ना, हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक बात पर ध्यान दें, यहाँ इस सरफेस पर नेट चार्ज कितना है देख के बताओ, इस सरफेस के लिए नेट चार्ज कितना है, जीरो, इसका मतलब Q जीरो है, ध्यान दें, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये होंगी, ठीक, और ऐसे करके क्रॉस भी जाएंगी, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो इसका मतलब इस सरफेस पर, ये हमारा सरफेस है हमने लिया है, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब अगर Q जीरो होगा तो E में और मे नॉट भी जीरो, लेकिन अगर E जीरो है तो Q जरूर जीरो होगा। अगली बात समझ में, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए। इस केस में नेट फ्लक्स भी जीरो होगा अगर नेट में लेंगे, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए नेट फ्लक्स यहां पर जीरो होगा। लिख लिया पॉइंट, बस ये केवल सिंपल डायग्राम डाइपोल का बना दें, ये सरफेस लिख दो, सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस। सेकंड पॉइंट में ये एग्जाम्पल है कि इसके अंदर नेट चार्ज जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो ध्यान रखना कि चार्ज अगर जीरो है तो E में और मे नॉट भी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ क्लोज्ड बॉडी
is not, if a closed body is not enclosing any charge, is placed in an electric field, is placed, ये क्लोज्ड बॉडी क्या है, क्लोज्ड सरफेस है एक तरह से, इज प्लेस्ड, आप जहां लिखा है ना इफ क्लोज्ड बॉडी, वहां बॉडी की जगह सरफेस कर दो या ब्रैकेट में सरफेस लिख दो। इफ क्लोज्ड सरफेस इज नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड चाहे जैसा हो। अब जरा यहां पर देखें डायग्राम में, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए जरा, और हमने यहां पर ये क्लोज्ड सरफेस बना लिया, ठीक, ये तो जरा बताएं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसमें फ्लक्स होगा? नहीं होगा फ्लक्स, क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन फील्ड है, फील्ड है ना, क्यू जीरो है लेकिन फील्ड है, क्यू जीरो होने पर फील्ड में आर में नॉट भी जीरो। क्यों फ्लक्स जीरो है, इसके दो कारण, फार्मूले से अगर देखें तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जीरो है, और अगर यहां से देखें तो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू, जितनी लाइनें अंदर जाएंगी उतनी ही लाइनें बाहर, ये चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। तो आपने लिख दिया होगा कि प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आए, ये एक गॉसियन सरफेस है, इसमें एक चार्ज Q1 है, Q2 है, और ये चार्ज Q3 है, और ये गॉस लॉ का फार्मूला होता है E डॉट, ये वेक्टर है, ठीक है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q इन कितना होगा, Q1 प्लस Q2, ठीक, बाहर वाला चार्ज नहीं होता इसमें, ठीक, ध्यान से समझें, इसमें Q इन तो होगा Q1 प्लस Q2, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ध्यान दें, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। क्यों? ये जो बाहर वाला जो चार्ज होता है, अगर ये कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो यहां से अगर कोई लाइन जा भी रही होगी इधर तो वो बाहर जाएगी, क्योंकि वो अपने माइनस पर जाके टर्मिनेट होगी। समझ गए ना? यानी इससे फ्लक्स का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप यहाँ पर अगर फ्लक्स को ध्यान से देखें तो फ्लक्स का जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो Q1 और Q2 कर रहा है। Q3 से जो फ्लक्स बन रहा है वो इनकमिंग और आउटगोइंग मिलकर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखने के बाद नीचे नोट करें, और यहाँ ये भी लिख देना Q इन की जगह Q1 प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड on the left hand side is the resultant electric field. Electric field on the left hand side is the resultant electric field due to all the charges. Electric field on the left hand side is the resultant electric field due to all the charges existing in space. आप यहां समझ गए? गॉसियन सर जो आपने बनाया है, ये यहां पर ध्यान दें, इसमें जो फील्ड होगा वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्जिस्टिंग इन स्पेस, वेयर इज द चार्ज अपीयरिंग, वेयर इज द चार्ज अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, where is the charge appearing on the right hand side includes only those charges, includes only those charges which are inside the closed surface, whereas the charge appearing on the right hand side includes only those charges which are inside the closed surface. आप समझ गए बात को? और एक बात याद रखना, देखें यहाँ इसमें जो फ्लक्स होगा टोटल, उसमें Q1 और Q2 पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन
फ्लक्स के अंदर जो है अगर Q3 आप लेते हैं तो तब भी इसका जो फ्लक्स होगा वो इनकमिंग और आउटगोइंग मिलकर कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना ये बात? यानी कि उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल आप नोट कर रहे थे, डिफिनेशन नोट करें। देखिए, जब आप लोग जो है वो मैथ में ये पढ़ते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। जैसे ये कोई आर्क है और ये एंगल थीटा है, आर्क है और ये रेडियस है, तो थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, ये आपको मालूम है। ठीक है ना? ठीक इसी तरह से जो सरफेस होते हैं उनमें जो एंगल सबस्टेंट होता है, इसकी यूनिट आपको मालूम रेडियन में लिखते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई एरिया है इस टाइप का और वो एंगल जो बना रहा है अपने सेंटर पर, ये 3D में, ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है? जैसे ये हमारा हाथ है, ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है? ये ऐसे करके यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 3D में, वो बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक, तो डायग्राम बनाकर सॉलिड एंगल का बना लें। सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं जनरली, तो हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं। ठीक है ना? डी ओमेगा, ये एरिया होगा और ये आर है। तो यहाँ जो सॉलिड एंगल का फार्मूला है वो एरिया अपान आर स्क्वायर है। थोड़ा बहुत 11th में आपको ध्यान होगा कि डायमेंशन में पढ़ा करते थे हम लोग सॉलिड एंगल। ज़्यादा यूज यहाँ भी नहीं है। गॉस लॉ के छोटा सा एक फार्मूला इसका यूज होता है डेरिवेशन के लिए। इसकी यूनिट स्टेरेडियन है। यूनिट स्टेरेडियन है। इसमें यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कोई ये सर्किल है पार्ट, देखिए ये आर्क है, इसमें जब कंप्लीट सर्किल होता है तो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? अगर ये रेडियस आर है तो आर्क होगा 2 पाई आर, ये दोनों कैंसिल होकर एंगल कितना बनाते हैं? 2 पाई। ये प्लेन के लिए है। सॉलिड एंगल में जब एंगल, अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है, नेचुरल है, यहाँ पर सर्किल होगा, यहाँ पर स्फेयर होगा। ठीक, ये जो सेंटर पर एंगल टोटल बनाएगा ओमेगा, डी ओमेगा ना लिखकर ओमेगा लिख दे रहे हैं, एंगल लार्ज है। एरिया कितना होगा टोटल? अगर ये रेडियस आर है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एंगल कितना बना? 4 पाई स्टेरेडियन एस टी लिख देते हैं। जैसे सर्किल अपने सेंटर पर एंगल 2 पाई बनाता है, वैसे ही स्फेयर अपने सेंटर पर एंगल कितना बनाता है? 4 पाई। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये सर्किल सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब क्लोज सरफेस, ये हमने कर्व में ले लिया है, ये भी अपने किसी भी पॉइंट पर जो एंगल होगा अंदर वो 2 पाई ही बनाएगा, क्योंकि आप एंगल को ऐसे डिवाइड कर लो तो ये टोटल एंगल मिलाकर तो 2 पाई ही होगा। ठीक इसी तरह से कोई भी बॉडी जो क्लोज्ड सरफेस है वो अपने सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी? 4 पाई। ठीक है? जैसे सर्किल बनाता है 2 पाई, वैसे ही ये 4 पाई बनाएगी एंगल। ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, हमने उससे समझा दिया। यानी कि कोई भी सरफेस हो कर्व्ड, वो अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो 4 पाई बनाता है। और ये समझ गए होंगे टोटल एंगल जो है वो 4 पाई बनता है। यहाँ पर ये भी हटा दें, इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल ये सर्किल का बना दें। हमने ये बताया है कि सर्किल अगर ये स्मूथ नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो तब भी अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर एंगल 2 पाई बनाएगा। वैसे ही ये स्फेरिकल बॉडी किसी भी शेप में हो, अंदर किसी भी पॉइंट पर एंगल इतना बनाएगी? 4 पाई। ये 3D में है। ठीक है ना? तो वहां नीचे नोट कर दें, सॉलिड एंगल सबटेंड बाई द एंटायर सरफेस। सॉलिड एंगल subtends by the entire surface of the sphere at its center. Solid angle subtended by the entire surface of the sphere at its center is equal to 4 pi. हाँ,
surface of the sphere at its center, entire surface of the sphere at its center is equal to 4 pi स्टेरेडियन। st लिख दें शॉर्ट में। नेक्स्ट लिखें, इसी में नेक्स्ट पैरा में लिख दें, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई क्लोज्ड सरफेस, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एट ए पॉइंट इनसाइड इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। जैसे सर्किल बनाता है कितना, 2 पाई किसी भी पॉइंट पर, वैसे किसी भी पॉइंट पर अंदर एंगल 4 पाई बनाएगा। अब यहां दूसरी बात समझें, देखिए जो आप ये सरफेस बनाते हैं और जो आपने सेंटर लिया है, आपको मालूम जब ये सरफेस स्मूथ है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेंटर से जो लाइन जाती है, अगर यहाँ टेंजेंट डालें तो ये 90 डिग्री पर होती है ना। तो यहाँ इस सरफेस के ऊपर जो एरिया का डायरेक्शन है, एरिया मालूम आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, उसका यूनिट वेक्टर इधर होगा ना। लेकिन अगर मान लो कोई भी कर्व्ड सरफेस, ये जो एरिया की लाइन जा रही है उससे 90 नहीं बना रही है, थोड़ा डायग्राम 3D में है। जैसे मान लीजिए ये आपने लिया सरफेस कोई क्लोज्ड, और जो सेंटर से जो लाइन आ रही है आपकी, वो यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस के ऊपर ये एकदम 90 नहीं बना रही है, इसका मतलब कोई एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो जो 90 डिग्री होगा वो किसी अदर एंगल पर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, अब सेंटर पर वो बना रहा है टोटल ये कितना एंगल स्टेरेडियन में, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये सरफेस को मालूम सेंटर से ये जाने वाली लाइन इस पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो सेंटर से आने वाली लाइन 90 डिग्री बनाती, जैसे हमने ये बनाया। लेकिन अगर मान लो ये तिरछा कर दें, तब क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट, ये स्मॉल एरिया है बहुत, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं जिस पर कि ये 90 डिग्री। तो कंपोनेंट अगर हमने एरिया ds लिया और उसका जो हम दूसरा एरिया बिल्कुल यही बना दिया, बीच की जो सेंटर लाइन है एंगल कितना बना रही, थीटा। आप समझ गए ना कंपोनेंट लेने में। तो अगर ये ds है तो ये कितना हो जाएगा, ds cos थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट ले लिया, समझ गए ना बात ये। तो यहां पर अब जो ds cos थीटा आपने लिया है ये 90 डिग्री बनाएगा, इसमें एरिया का डायरेक्शन 90 पर होगा। ये बात सर्किल में भी है कि सर्किल में जैसे कोई आर्क है और वो सेंटर से ये लाइन जा रही है और आपने टेंजेंट डाला तो ये 90 डिग्री है। अब अगर मान लीजिए सर्किल का जो आपका जो ये कर्व है वो किसी एंगल पर हो, इससे थीटा पर, तो फिर इसका कंपोनेंट ले लेंगे जिससे कि ये 90 पर आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही एरिया में है, एरिया में भी कंपोनेंट ले लेते हैं। तो आप नीचे नोट करें, फिर डायग्राम बनवाते हैं आपसे। देखिए, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन, इसका दूसरा डायग्राम अभी बनाएंगे। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एन, यानी ये सरफेस का यूनिट वेक्टर है, एंड एरिया लिखा यूनिट वेक्टर एन एंड एरिया वेक्टर डी ए। एरिया को हम कहीं ds लिखें, वो एक ही है, ठीक है। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एन एंड एरिया वेक्टर डी ए, देन प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, देन प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट on the surface of sphere, projection of area element on the surface of sphere will be dA cos theta, will be dA cos theta। लिखा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई हमने सरफेस लिया और इसमें ये आपका यूनिट वेक्टर n जा रहा था ऐसे। अब जो सरफेस है वो मान लीजिए इससे एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये लाइन हमने बना दी, इससे एंगल थीटा बना रहा है, तो इसमें एरिया का डायरेक्शन dA इस तरफ होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
क्योंकि दोनों लाइन 90 पर है। आप समझ गए ना, मतलब एरिया इसके 90 पर नहीं है सेंटर से। तो अगर एरिया डीए आपका इस तरफ है तो इसमें डायरेक्शन इधर होगा ना। तो अब जो यूनिट वेक्टर एन है और डीए के बीच में एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, डीए कॉस थीटा होगा। तो इस समय आप डायग्राम यहाँ पर बना लें, हम फार्मूला नोट कर रहे हैं। इस समय जो सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा वो डीए कॉस थीटा लगेगा अपॉन आर स्क्वायर, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं डीए वेक्टर यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट को आपको मालूम है, जब ओपन कर देंगे तो कॉस थीटा आता है, और यूनिट वेक्टर एन है, एरिया का डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस लाइन पर जरूर ध्यान रखना, डीए कॉस थीटा को लिखा है डीए वेक्टर इनटू एन पर यूनिट वेक्टर लगा दिया अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यह बता दो, कोई भी क्लोज्ड सरफेस फॉर क्लोज्ड सरफेस आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जरा ध्यान दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना टोटल एंगल निकालने के लिए। जरा ध्यान देना, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हम ओमेगा लिख दे रहा है, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएं जरा, डी ए यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। या हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और क्लोज्ड सरफेस हो तो ये एंगल कितना होगा, 4 पाई। क्योंकि अभी लगाया था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अंदर के किसी भी पॉइंट पर बॉडी के एंगल कितना बनाती है, 4 पाई। इस लाइन समझ में आनी चाहिए, बस इसी का यूज है डेरिवेशन, समझ गए ना। यानी आर्बिट्रेरी कोई भी शेप हो, क्लोज सरफेस के लिए इसकी वैल्यू 4 पाई होगी। एक और बहुत अच्छा मेथड होता है कि जो क्लोज सरफेस होता है, जरा यहाँ बताएं, कोई भी क्लोज सरफेस अगर अपने बाहर पॉइंट होगा तो कितना एंगल बनाएगा, क्लोज सरफेस अपने बाहर के पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगी, 0। देखिए ऐसे समझाते हैं, देखिए ये एंगल ये बना रही है, ठीक, और सरफेस को इनलार्ज कर दो और पॉइंट बाहर ले लो तो एंगल ये बनाएगी, ठीक। पॉइंट ये है, यहां पर कितना एंगल बना रहा है, ये वाला सरफेस ये बना रहा है ना, और सरफेस करते जाओ, अब एंगल ये बनाएगा, और क्लोज कर दो एंगल 0 हो जाएगा, समझ गए। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस अपने आउटसाइड पॉइंट पर एंगल 0 बनाती है। यहां नीचे एक लाइन लिख दो, ए क्लोज सरफेस सबटेंड्स 0 सॉलिड एंगल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। और थोड़ा सा 1-2 डायग्राम ऊपर वाले बना लें। हाँ, ए क्लोज सरफेस सबटेंड्स 0 सॉलिड एंगल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब आप हेडिंग डालें प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। हम बहुत शॉर्ट में प्रूफ को समझाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट उसमें, ठीक है ना, क्योंकि जनरली बोर्ड में प्रूफ नहीं पूछते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो पहला लिखें पार्ट, उसमें 3-4 पार्ट में जाएगा ये। पहला लिखें फॉर स्फेरिकल सरफेस ओनली, फॉर स्फेरिकल सरफेस ओनली एंड चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, एंड चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो जरा देखें पहले पार्ट में, बहुत सिंपल है समझना। कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस लेकर चार्ज क्या करें, ये देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है और चार्ज रख दिया सेंटर पर। जरा बताएं, एक हमने यहां पर एरिया बनाया, डीए या डीएस कुछ भी ले लें, डीए ले लिया, ठीक। जरा बताएं फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। यानी यूनिट वेक्टर किसका है, एरिया वेक्टर का। डीए पर भी वेक्टर लगा सकते हैं या यानी यूनिट वेक्टर लगा दें, दोनों चलेगा, ठीक। गॉस लॉ का जरा लेफ्ट हैंड साइड बताएं क्या है। गॉस लॉ लिख ले रहे हैं यहाँ, ई डॉट डी एस, डी एस या डी ए कर दो, अब तो डी ए लिख दिया यहाँ,
ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब हमारा इनसाइड से है, ठीक। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, चार्ज कहां पर है, सेंटर पर है, ठीक। जरा बताएं मुझे एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, बोलो। 0 डिग्री, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लो, और ये डीए बना क्लोज सरफेस का, ठीक। कूलम्स लॉ की हेल्प लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रेडियस आर है, समझ के लिखना है एक एक चीज। अब बताओ जरा डीए एरिया कितना होगा टोटल, ये बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आप कैंसिल कर दो, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये राइट हैंड साइड आ गई। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके और उसको राइट हैंड साइड निकाल कर इसको ड्राइव कर देते हैं। ये स्फेरिकल बॉडी थी, चार्ज कहां रखा था, सेंटर पर। सेकंड पॉइंट लिखें, ये लिख लिया, लिखिए सेकंड, स्फेरिकल सरफेस बट चार्ज इज नॉट प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। स्फेरिकल सरफेस बट चार्ज इज नॉट प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। ये स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान रखना। अब की बार जरा बताएं, यहाँ डायग्राम में देखें, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, देखिए इसके ऊपर कोई भी एक एरिया ले लिया आपने डीए, जरा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्वाइनिंग द होता है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसको मिलाइए, एक्सटेंड पॉजिटिव चार्ज है, और एरिया का डायरेक्शन अलग होगा, ये एंगल होगा इनके बीच में, जरा चेक करो, एन यूनिट वेक्टर अलग जाएगा। आ रही बात समझ में ये, ठीक। अब लगा दो गॉस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड, बोलो क्या लिखें, ई डॉट टी ई डी ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा। आर स्क्वायर को जरा हम अंदर लिख ले रहे हैं, जरा बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी जो हमने ये लिखा है, ये जल्दी बोलो। 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन है, बस यही यूज है सॉलिड एंगल का यहाँ, और ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया कि चार्ज अगर कहीं भी रखा हो स्फीयर के अंदर, तब भी नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, अभी तो तुमने बॉडी कैसी ली थी, स्फेरिकल, अब किसी भी शेप में, फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप, फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप, ये लिख लिया, बिल्कुल इसी तरह से वो भी शो हो जाएगा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप में बना लो आप कर्ड सरफेस को। देखिए ये सरफेस बना लिया ऐसे, यहाँ रख दो प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर कहीं भी एरिया ले लो, ये एरिया डीए ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखें इधर होगा, ठीक है ना, ये, और एरिया का डायरेक्शन कहीं और जाएगा, ये बीच में एंगल थीटा। फिर गॉस लॉ का आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ई डी ए कॉस थीटा, सेम मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दें या डिस्टेंस आर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन, और ये लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, तो ये बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉस लॉ सभी सरफेस पर क्या है, वैलिड है, ठीक है ना।
आप कहीं भी जो है वो चार्ज को रखें और कोई भी सरफेस हो, लेकिन यूजफुल नहीं है हर जगह। यूजफुल के लिए फिर गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि थीटा 0, 90 और ये होना चाहिए। अगर कभी डेरिवेशन आता भी है तो थ्योरी बना के लिख दी जाएगी, समझ गए ना। अब मैं आप नीचे आप नोट करें, देखिए, इफ देयर आर पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, बहुत सारे चार्ज हों तो सब अपना अपना फ्लक्स बनाएंगे ना, अगर बहुत सारे चार्ज होंगे। देयर आर पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 डॉट डॉट Qn inside the surface, each will contribute to the electric flux. हर चार्ज अपना अपना फ्लक्स बनाएगा। each will contribute to the electric flux independent of the others. यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो फिर टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट Qn अपान एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज Q ले रहे हैं। Q हो गया आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल चार्ज आपको आए वही यूज आप करेंगे। नेक्स्ट नीचे लिख दें, टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, टोटल फ्लक्स over closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times. Total flux over closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge Q, capital Q लिख देना, within the surface. Total flux over closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge Q within the surface, regardless of how the charges may be distributed. Regardless of how the charges may be distributed, यानी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो अंदर, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे कुछ हो, आपको क्या करना है? टोटल चार्ज लेना है गॉस लॉ। अगर मान लीजिए कि वैक्यूम ना हो, कोई और मीडियम हो, तब के आ जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। लिख दे नीचे, इफ द मीडियम सराउंडिंग ए चार्ज हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ द मीडियम सराउंडिंग ए चार्ज हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन नॉट या Q अपान एप्सिलॉन। आपको ध्यान होगा कि एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कह देते हैं। ध्यान है ना? चलिए लिखिए नेक्स्ट में, प्रूव दैट outside charge has no contribution of flux, यानी अगर कोई चार्ज बाहर होगा तो वो कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का नहीं करेगा। आपको अपने बोर्ड के लिए ये तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q है और ये कोई सरफेस ले लिया हमने, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस ले लिया। देखिए यहां से ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी बहुत सारी। वैसे तो आप लिखने के लिए भूल जाएं तो लिख सकते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। यहां जो ये एंगल बना रहा है ये हमने स्मॉल एंगल डी ओमेगा ले लिया। एक एरिया यहां पर ले लो, एक एरिया यहां पर, ये एरिया DA1 और ये DA2 ले लिया। दो एरिया ले लिए सरफेस के ऊपर।
DA1 और DA2, एंगल जो बना रहा है वो डी ओमेगा ले लिया है। तो नीचे लिखें फ्लक्स फॉर DA1, DA1 में कितना फ्लक्स जाएगा। इसको लिखने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज करेंगे जो आपने अभी लिया था कि ये इनकमिंग है कि आउटगोइंग है DA1 पर। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव ना, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है इनवर्ड। क्यों, जरा देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए इधर जाएंगी और एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, तो थीटा ग्रेटर देन, ठीक, इसको लर्न करके रखें, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, तो माइनस में होगा, ठीक। चार्ज Q है -Q/4πε0 और डी ओमेगा, ये इनवर्ड लिख दें या इनकमिंग। आपके ये लाइन समझ में आ गई। ये अभी हमने जो डिराइव किए हैं उनमें जो इंटीग्रल लगा के कर रहे हैं वो एंगल ही है डी ओमेगा। क्या था यहाँ पर, DA cos θ/r² का इंटीग्रेशन, वो डी ओमेगा ही था, समझ गए ना। उसकी जगह ये एंगल डाल दिया सीधे यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये इनवर्ट होगा। अब लिखिए फ्लक्स फॉर DA2 कितना होगा, प्लस। अब ये आउटगोइंग फ्लक्स है, देख लो, आउटगोइंग फ्लक्स है, ये चेक कर लें। यहां पर लाइनें बाहर आ रही हैं और एरिया का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब नीचे लिख दो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, दो लाइन का लिख दिया, लिख दिए hence if the charge Q be outside the closed surface, if the charge Q be outside the closed surface, लिखा, charge Q be outside the closed surface, the total flux through the surface is 0, the total flux through the surface is 0, total flux through the surface is 0। नेक्स्ट हेडिंग डालें डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये +Q चार्ज से r डिस्टेंस पर पहले फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे एक गॉसियन सरफेस बनाकर, और उसके बाद यहां दूसरा चार्ज रख देंगे जिससे कि फोर्स निकाल लेंगे, ठीक। तो ये +Q चार्ज में फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और एरिया का जो है हम ये DA ले रहे हैं, एरिया का यूनिट वेक्टर भी इधर ही होगा। हाँ, क्या चीज, पॉइंट, हाँ कहीं भी ले सकते हैं आप। पॉइंट जो लिया है यहाँ पर, जो एरिया लिया है इस सरफेस पर कहीं भी ले लें। अगर लेफ्ट में लेते हैं तो बाहर की तरफ दिखाना इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर, सेंटर पर चार्ज हो गया, गॉसियन सरफेस बना लिया, बना लिया डायग्राम। लिखिए कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कंसीडर एन आइसोलेटेड positive point charge +Q at point O, consider an isolated positive point charge +Q at point O, imagine a sphere of radius r, imagine a sphere of radius r with center O, imagine a sphere of radius r with center O, the magnitude of electric field, the magnitude of electric field at every point on the surface, the magnitude of electric field
एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज सेम, हर जगह सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, इज सेम, एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। थ्योरी ये सब बना के लिखी जाएगी। देखिए ये कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज था, इससे आर डिस्टेंस रेडियस को लेकर इसको सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रा कर लिया, इसके ऊपर ये एरिया ले लिया डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन एरिया का सेम है, ठीक। अब बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ लगाइए। गॉस लॉ क्या है? ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट जरूर लगाना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर चार्ज क्यू है सरफेस में, क्यू है ना, ओपन कर दो, थीटा कितना है बोलो, डी एस, अच्छा हमने ए कर दें, हमने एरिया डी ए ले लिया, ठीक है। ई डी ए कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, वहां पर बोर्ड में लिख देना ई क्यों बाहर किया है, ई कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर, डी एरिया बोलो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन बार बार रिपीट होगा चैप्टर में, इसलिए हर बार थ्योरी नहीं लिखाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फील्ड निकाल लिया। ऐसा ही पॉइंट चार्ज का फील्ड अगर पूछें एग्जाम में तो ऐसे ही निकाले आना। अब यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज रख देंगे और यहाँ पर लाकर, और उसमें फोर्स निकाल लेंगे, तो कूलम्स लॉ ड्राइव हो। Q1 Q2 भी ले सकते हैं आप, हमने कैपिटल Q स्मॉल q ले लिया है। लिखिए, इफ वी पुट एनदर चार्ज, स्मॉल q लिख दो, नियर द, इफ वी पुट एनदर चार्ज स्मॉल q नियर द एरिया dA, then force experienced by charge, then force experienced by charge, ये फोर्स का फार्मूला होता है QE। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया देखो कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से गॉस लॉ और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ दोनों ड्राइव किए जा सकते हैं। गॉसियन सरफेस वाला लेक्चर बता दिया क्या होता है, और आपको हमने कूलम्स लॉ का डेरिवेशन बाई गॉस लॉ करा दिया है, और गॉस लॉ से आप जो डेरिवेशन है वो भी आपने कर लिए हैं, सॉलिड एंगल भी आप समझ गए। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।